कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो। संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए और भारत की छवि बनी कि एक सॉफ्ट स्टेट है, कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे। परंतु वो भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं, भारतीय परंपरा ये कहती है कि हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं, तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य भी रखते हैं जिसमें सारे नाग आकर आहुत हो जाए। गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है, इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है, सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है। इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के चीफ हमारे हैं। मैंने कहा आपके यहाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ होता है। मैंने कहा इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहाँ पहुँचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। कि साहब अब ये बताइए, धरती गोल है, ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहाँ किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है, तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको बताया। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया था और वाइसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया था। कभी आप कल्पना करें जरा उस सरकार की कि वाइसराय पे बम, असेंबली में बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका बेचारों का कोई योगदान ही नहीं था, सारा योगदान एकमेव था। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था। जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे उनका योगदान नहीं था, जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया उनका योगदान नहीं था, जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था और एक नहीं 3-3 4-4 किताबें लिखी, जिनके वाइसराय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहाँ बताया गया है, हमें इस अमृत काल में यह भी समझने की जरूरत है कि किस किस प्रकार का विष हमें दूर करना है। और उसके बाद मंच पर विराजमान यहाँ के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मोहित जैन जी, श्री मुकेश मोड़ जी, विवेक गोरे जी और स्थानीय संपादक श्री शक्ति सिंह परमार जी। आज हम सब जिस विषय पर मंथन करने के लिए एकत्र हुए हैं, अब एक संयोगी देखिए कि मात्र 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद
जिस अमृत काल का प्रारंभ किया है तो मैं कह सकता हूं यह अमृत काल के उषा की पहली किरण का समय है। और शायद मेरा तो ये पहला ही वक्तव्य है उसके बाद, और स्थान पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी का वह स्थान जिन्होंने भारत के विष तत्व को हटाकर अमृत तत्व को स्थापित करने के जो कार्य किए, चाहे काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, केदारनाथ हो, रामेश्वरम हो, यहां तक कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि उन्होंने पेशावर में पंच तीर्थ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। वह स्थान जहां से थोड़ी ही दूरी पर भारत के संविधान के शब्द शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्थान हो, और क्षेत्र महाकाल का हो, और मंच स्वदेश का हो, तो कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि देश के काल चक्र की गति में एक नए सूर्य का सूर्योदय होने का काल आ गया है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने इस विषय की बात कही है तो हम सबको सोचना चाहिए कि इस विषय में कोई सार्थकता है या विषय सिर्फ एक वक्तव्य है। अगर हम स्वतंत्रता के उपरांत के 75 वर्षों को देखें और इन्हें 25-25 वर्ष के 3 कालखंडों में विभाजित करें तो देश के अंदर जो क्रमिक परिवर्तन हुआ है, विचार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से, तो परिवर्तन बहुत स्पष्ट नजर आएगा। पहले 25 साल 1947 से 72 राजनीतिक दृष्टि से एक ही पार्टी की सरकार रहती थी, चुनाव होते थे, कभी सरकार नहीं बदलती थी। वैचारिक दृष्टि से भारत की स्वतंत्रता के बाद का कोई भी वसवा का तत्व बहुत दबा हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के ज़्यादातर व्यवस्थाएं यथावत चली आ रही थीं। सिविल सर्विसेज में भी अंग्रेजी अपरिहार्य थी। इवन जिस ज़माने में हम लोगों ने इंजीनियरिंग दिया है उस ज़माने में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर तब चेक होता था जब आप अंग्रेजी क्वालिफाई कर जाते थे, अदरवाइज नहीं चेक होता था। 72 से 97 दूसरा वर्ष आता है, दूसरा कालखंड। अब परिवर्तन शुरू होता है, डेमोक्रेसी मैच्योर होती है। आप देखिए कि पहली बार वह पार्टी, वह विचारधारा जो स्वतंत्रता के बाद बनी, जो स्व के तत्व को लेकर बनी, उसका धीरे धीरे उद्भव शुरू होता है। हम लोग अगर अपनी बात कहें तो पहले वाले कालखंड में हम एक महत्वहीन राजनीतिक दल थे। दूसरे कालखंड में हम पहली बार केंद्र की सत्ता में साझीदार बनते हैं। 1977 में अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद हम अनेक राज्यों में सत्ता में आते जाते रहते हैं, महत्वपूर्ण दल बनते हैं। और अगला 25 वर्ष समाप्त होते होते, यानी 97 समाप्त होते होते, उस समय नहीं हुआ था, 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, 98 आते आते केंद्र की सत्ता पर हमारा पदार्पण हो जाता है हमारे नेतृत्व में। और अगला 25 वर्ष पूर्ण होता है 1997 से 2022। तो जो सत्ता पर पदार्पण हुआ था वो पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण प्रबलता के साथ स्थापित होकर आ जाता है। तो ये दर्शाता है कि एक परिवर्तन था। और अभी मोहित जैन जी ने कहा कि हम 2014 में आजाद हुए, इस विषय को लेकर बहुत विवादित ढंग से लोग ये बात कहते हैं। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसी के मन में यदि इसको लेकर एक प्रश्न उठ रहा हो तो 18 मई सन 2014 का लंदन का ट्रिब्यून अखबार, उसने ये लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत हमें पहली बार मिला। ये कौन लिख रहा है? लंदन का ट्रिब्यून लिख रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, कोई संघी भाजपाई नहीं बोल रहा है। वो कहता है कि ये 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में दूसरी आजादी का दिन माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो राजनैतिक व्यवस्थाएं, जिन विचारों ने भारत को डोमिनेट किया, वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के प्रतीक थे। और पहली बार एक ऐसी विचारधारा को पूर्ण सत्ता मिली है जो अपने उद्गम में, प्रेरणा में पूर्णतः भारतीय है। अब यह भी देखिए, बहुत से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर हम देखें तो मौलिक रूप से इस देश में 3 प्रमुख राजनीतिक दल माने गए जो राष्ट्रीय दल हैं, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। कांग्रेस कब बनी? 1885 में
एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, यानी गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों का प्रभाव, एक बहुत बड़ी थ्योरी भी थी कि सेफ्टी वॉल के रूप में उसे बनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? 1925 में। और जो कि अपने को भारतीय कहते ही नहीं है, वो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, यानी वो एक मल्टीनेशनल की इंडिया की ब्रांच है। तो वो अपने को प्रेरणा में विदेशी, हम एकमात्र दल हैं जो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए, विचार, प्रेरणा, वाणी, वेश, तत्व, दर्शन, सब कुछ हमने इस स्वदेश से लिया और बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम तक पहुंचे कि भारत के सबसे बड़े और प्रमुख राजनीतिक दल बने। बहुत प्रश्न किया जाता है कि साहब आपका मातृ संगठन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हाँ, हम कहते हैं मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमारे अधिकांश नेता संघ से आए, अधिकांश नेता संघ के पदाधिकारी रहे, हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे। परंतु जो सवाल हमसे पूछते हैं, और संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हमसे पूछते हैं कि आपका मातृ संगठन कौन, तो मैं पूछना चाहता हूं आपका मातृ संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो आपका तो मातृ संगठन ब्रिटिश सरकार हो गई। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कांग्रेस के पहले 4-5 अध्यक्षों के नाम बनाए तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम अध्यक्ष नहीं थे, वो संस्थापक थे। परंतु अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम वैडनबर्न, ये सब जानते कौन है? ये कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्षों के नाम है। और इतना ही नहीं, 1910 का वह वर्ष जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों के काला पानी की सजा, 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, उस 1910 के वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। अब बताइए, आप ब्रिटिश हुक्मरान के हुक्म के नीचे पैरों के तले बैठकर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। इसलिए भाई, अपने मातृ संगठन, तुम्हारा मातृत्व भ्रातृत्व कहां था, यह देख लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया, तो आप देखिए, जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आया 2022, तो एक और परिवर्तन है। इस समय भारत के सभी प्रमुख पदों पर विद्यमान लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और चाहें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। तो यह भी एक कालचक्र के एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है कि अब भारत एक लंबी छलांग मारने के लिए आगे तैयार है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम ये अगले 25 वर्ष में प्राप्त कैसे करेंगे? तो देखिए, इन 25 वर्षों में जो हमें आगे बढ़ना था, जैसा अभी पुष्यमित्र जी चर्चा कर रहे थे कि सुदर्शन जी ने कहा था कि भारत एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है, और उन्होंने कहा था वो 175 वर्ष का है, और वो ये कहा था श्री अरविंदो ने। और श्री अरविंद का भी 15 अगस्त 2022 150 वर्ष पूरे हुए थे। श्री अरविंदो ने कहा था भारत एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है जो 175 वर्ष का है, जिसका प्रारंभ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से हुआ। उनका जन्म 1836 में हुआ था, 175 साल 2011 में पूरे होते हैं। उन्होंने कहा था उसके बाद भारत का स्वर्णिम भविष्य दिखने लगेगा। अब कोई संदेह है कि 2011 के बाद क्या दिखना शुरू हुआ था? तो जो 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में किस विचार की होगी, यह संकेत भी 2011 के बाद यानी 2012 ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो गया था। तो जो महापुरुषों के वचन हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, हमें यह समझना चाहिए। इसीलिए देखिए, जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो स्वतंत्रता की सार्थकता कहां से होनी थी? आज हम स्वतंत्र हैं, राज्य हमारा है, हमारे तंत्र में स्वतत्व कितना है? यह वही स्वतत्व है जिसके लिए लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य कहा था। महात्मा गांधी ने 1909 में पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। यह स्वराज है क्या? तो उन्होंने यह कहा, स्वराज की पहली शर्त क्या, जब तक स्वतंत्रता की सार्थकता का आभास हर गरीब व्यक्ति के हाथ में न पहुंचे, तो कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला वक्तव्य दिया तो क्या कहा? जन धन योजना।
ये कैसे संभव था कि भारत महान भारत बनेगा, आधे से ज्यादा लोग 60% लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, वो अर्थव्यवस्था के हिस्से ही नहीं होंगे। फिर उन्होंने क्या कहा, स्वच्छ भारत अभियान। फिर उन्होंने क्या कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा ये स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनका क्या मतलब है। इनका मतलब जानते हैं क्या था? मतलब यह था जो परिवर्तन हुआ था 2014 में, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था, वो विचार और मानसिकता को बदलने के लिए हुआ था। इसीलिए आपने देखा कि 2014 के बाद जब उन्होंने स्वच्छता की बात कही, पहली बात, ये तीनों विषय किससे संबंधित थे? ये किसी बड़े उद्योगपति या संपन्न वर्ग के लिए थे ना, तीनों गरीब के लिए थे। जनधन योजना यानी अकाउंट गरीब के लिए था, स्वच्छता का सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ता था तो गरीब पे पड़ता था, और बेटी बचाओ का जो भी समस्या थी वो निर्धन वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग तक थी। तो आप देखिए परिवर्तन इतना आया कि 2014 से पहले जितनी आसानी से किसी के हाथ में कोई रैपर हो, कोई गुटखे का टुकड़ा हो, कुछ हो, बड़ी आसानी से लोग सड़क पे फेंक दिया करते थे। अब 8 साल में हमने देखा कि हमारे विचार में, सोच में बदलाव आया। अब कोई ऐसे नहीं फेंकता, हम देखते हैं कि कहाँ पर जाके कूड़ादान है वहाँ डालते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा गया तो कितना बड़ा परिवर्तन आया कि जो लिंग अनुपात था नवजात शिशुओं का, उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। और वह राज्य जो हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य जहां सबसे खराब स्थिति थी, वहां स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई। ये एक सोच में परिवर्तन आया। 46 करोड़ लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े, जो विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था। अगली जरूरत क्या होती है गरीब की? बीमारी। घबराता है कि अगर कभी बीमारी आ गई तो हजारों रुपए का खर्चा कहां से आएगा, तो आयुष्मान भारत योजना आई। अगली जरूरत क्या होती है? शिक्षा। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान आया। फिर सोच में बदलाव आया। पहले की सरकारें सोचती थी इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है। हमने कहा जी सबको देना है। इसलिए हर गांव में बिजली, हर घर में नल का प्रक्रम चल रहा है, हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, धारणा यदि प्रचलित यह भी हो कि कोई हमें वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके बावजूद हमने दिया। जिन वर्गों के बारे में धारणा थी कि वो हमें वोट नहीं देते, उनके भी 70% लोगों को सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला। यह हमारी ईमानदारी, राष्ट्र के विकास के प्रति हमारी निष्ठा का प्रमाण था। अब जब आप प्राथमिक सुविधाएं दे लेते हैं तब आगे बढ़ना चाहिए। आज के युग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अगली रिक्वायरमेंट क्या है? सड़क, बिजली। देखिए 3 प्रकार के काम होते हैं जो हमारी सरकार ने किए। एक काम वो जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किए। बिजली है, सड़क है, पानी है, हमने भी बनाया, पिछली सरकारें भी बना रही थी। हमने उनसे ज़्यादा अच्छा बनाया, उनसे ज़्यादा गति से बनाया, उनसे ज़्यादा परिमाण में बनाया, बगैर किसी आरोप और घोटाले के बनाया, पूर्ण पारदर्शिता से बनाया। दूसरी कैटेगरी के वो काम होते हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा मगर करने की हिम्मत नहीं कर पाई, जैसे जीएसटी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो पिछली सरकारों के कल्पना में ही नहीं आए होंगे, हमने वह भी करके दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में सोचा? जब हम लोगों की विचारधारा के हाथ में पूर्ण सत्ता आती है तो देखिए सोचते कैसे हैं। दीनदयाल जी का अंत्योदय साकार किया, सबको देके। चाहें अगर आप याद करिए उज्ज्वला योजना में उन सारी महिलाओं को जिनके के लिए धुएं के से निकलने वाले आंसू नियति बन गए थे, उनको उनसे मुक्ति दिलाई। और यह भी महत्वपूर्ण बात देखिए, 2014 में एक और परिवर्तन आया। इससे पहले लोग सरकारों से अपेक्षा करते थे हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ शायद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा जो सक्षम है, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। यह तब होता है जब नेतृत्व की नीयत पर विश्वास होता है। तो देखिए पहला चरण यह था कि किस ढंग से पहले सबसे गरीब वर्ग को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद अगला चरण देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इसलिए इस कैटेगरी में वो काम आए, जैसे मैंने बोला जीएसटी। पिछली सरकार ने भी तो कोशिश की थी, नहीं हो पाए। पूरे देश को एक टैक्स लॉ के अंतर्गत लाना ताकि बिजनेस को ग्रो करने का एक बड़ा अवसर मिल सके। उसके बाद ये सारी चीजें बेमानी हैं यदि आप सुरक्षा देश की मजबूत ना कर सकें। अब हमने आपको बताया जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुत से पिछली सरकारों ने क्लेम किया जी हमने भी कहा था, हमने भी कहा, भाई किया था तो क्यों नहीं हो पाया?
और यह बात मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, 2010 में भारत आए थे, उस यात्रा का वृत्तांत देते हुए उन्होंने लिखा कि 26/11 के हमले के बाद उस समय की सरकार ने, जबकि सेना तैयार थी पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करने के लिए, उस समय की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उस सरकार को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ न मिल जाए। ये आपकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाए। ये मानते हैं कि, पर यहां एक विचित्र कॉन्फ्लिक्ट था। पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं देखा होगा कि पड़ोसी के मुकाबले हम बड़े भी थे, हम ताकतवर भी थे, पर हम पिछले 65-66 सालों से, अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ दें तो हम दुनिया में कहते थे कि वो हमें सता रहा है। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो, संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए और भारत की छवि बनी कि एक सॉफ्ट स्टेट है, कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे। परंतु वो भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं, भारतीय परंपरा ये कहती है कि हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं, तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य भी रखते हैं जिसमें सारे नाग आकर आहुति देंगे। तो हमने यह प्रेरणा ली कि कश्मीर घाटी को लहू लुहान करने वालों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। और आपने देखा कि पहली बार भारत ने इन 8 वर्षों में, अब नाउ द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, अब वो दिन चले गए। मतलब जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ कहावत होती है, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस साल लल्लू खा फाकते उड़ाया करते थे। तो वो कबूतर उड़ने के दिन लद गए और अब वो समय आ गया जब हम प्रबलता प्रखरता के साथ अपनी बात कहते हैं। और समय में कितना बदलाव आया। ये 8 वर्ष, 75 वर्ष के पहले 8 वर्ष हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और इसके बावजूद क्या हुआ, ये पहला मौका है। आप याद करिए, एक दौर था 1990 में, उस समय बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला था, जगमोहन जी गवर्नर थे उनके लिए, कि ये जगमोहन को हटाओ नहीं तो इसको भगमोहन बना देंगे। और हमारी सरकार ने हटा लिया था। और एक ये दौर था जब पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज़्यादा खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं। याद करिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान नेशनल असेंबली में, आप सबको वो वीडियो क्लिपिंग याद होगी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दीजिए शाम तक, वरना 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है। यह परिवर्तन आया। फिर कुछ काम ऐसे जो इस अमृत काल को आगे वास्तविकता में चरितार्थ करेंगे, जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे अगर भारत को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विकसित देश बनना है, तो पावर रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद। अब पावर में हमारा 44% पावर कोल से आता है। अब कोयले से अगर हम इतनी भारी मात्रा में एनर्जी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और हम कितनी ऊर्जा ले पाएंगे। तो इस पर सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दे रखा है। देखिए, भारत के 2 छोरों को देखिए, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, वैसे आजकल तो वहाँ पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामान्यतः वहाँ पानी की कमी रहती है, मगर सूर्यदेव बहुत प्रचंड रूप में वहाँ पर अपना प्रबलता दिखाते हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, वहाँ नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा था, वहाँ पे क्यों ना ड्रेजिंग करके
उसमें गहराई करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए, और जब जल मार्ग से परिवहन होता है तो सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 कॉस्ट आती है और 1/10 पोल्यूशन होता है। और आपने देखा कि 2019 में हल्दिया से लेके और वाराणसी तक पहली बार इनलैंड वाटरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। और जिधर पानी कम गिरता है तो क्यों नहीं सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। सोलर एनर्जी की बात हो सकता है दूसरों ने, किसी ने सोची हो, हम सोलर एनर्जी में इतनी लंबी छलांग लगाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम 300 गीगावाट 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2047 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी से पावर ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र भारत में दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना, यानी सोलर पावर के वर्ल्ड लीडर के रूप में हम स्थापित होंगे। यह किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उदाहरण देखिए कल्पना न करने का। योग भारत के लिए तो सभी लोग योग जानते थे, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का प्रस्ताव आया और 173 देशों ने उसका समर्थन किया। ये नहीं, वो द्वितीय प्रस्तावक बने। दे हैव नॉट बिकम द सपोर्टर, दे हैव बिकम द सेकंड स्पॉन्सरर। और ये यूएन की हिस्ट्री में एकमात्र प्रस्ताव है जिसका 173 देश सेकंड प्रपोजर बने। और आज आपने देखा पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। ये पिछली सरकार की कल्पना से परे था। दूसरा उदाहरण, क्यों स्वास्थ्य आता, अगर हम सब योग को अपनाएंगे तो 90% मामलों में हमें, आप कहेंगे इसका इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है, मैं बताता हूं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसमें कितनी बड़ी इकोनॉमी है और कितना बड़ा हमारे मनोविज्ञान और मनोभय, मन के भय का दोहन किया जाता है। और एफडीए ने, जो यूएस का फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी रिसर्च कर रखी कि हम 50 साल में उसके बराबर नहीं हो सकते। परंतु यदि हम योग का सही ढंग से पालन करें तो हमें 80 से 90% मामलों में जरूरत ही नहीं। आपके इन्वेस्ट किए हुए मिलियंस ऑफ डॉलर आपको मुबारक। ये इकोनॉमी पे असर है। अब दूसरी बात देखिए, हमने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए इस पिछली बार के बजट में एक पूरा प्रस्ताव किया गया। गंगा नदी के दोनों तरफ के क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। और छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड, जहां पर की ऑर्गेनिक, यानी जिसे कहते हैं एकदम वर्जिन लैंड अवेलेबल है, वहां पे उनको उगाया जाए। ये कल्पना किसी ने की होगी, परंतु WHO में एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, यानी उसके हम लीडर बनेंगे। यह कल्पना किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास है। तो अब इन दो मामलों में हम लीडर बनते हैं। हम फिर देखिए, अभी पिछले दिनों में हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई, ताकि भविष्य में क्लीन एनर्जी की दिशा में हम और आगे बढ़ सकें। अब आप आगे आइए, एक और बड़ा परिवर्तन आया। देश की सुरक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक तो सारा विकास बेकार है। पर आपने कभी सोचा कि हमारा देश वो देश था जहां के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना लिया, पर वो मिसाइल नहीं बना सकते थे। ये बताइए, हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक बनाने की हमारी सामर्थ्य आ गई थी, मगर हम असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। यह बात तर्कसंगत लगती है। हम बना नहीं सकते थे, गलत है, हम बनाना नहीं चाहते थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इसमें आत्मनिर्भर नहीं होने दिया, क्योंकि शायद ये रहा होगा कि बहुत सारे आर्म्स एंड एमुनिशन की खरीद चलती रहेगी और उसके साथ जो कुछ चलता है वो भी चलता रहेगा। तो पहली बार हमने अब आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में शुरू किया, और जो भी 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अभी वर्तमान परिस्थिति में माना जाता है कि अगले 20 वर्षों में 5 लाख करोड़ की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री होगी। आज भारत में स्थिति यह है कि असॉल्ट राइफल्स भारत में बनने लगी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। और शायद आप में से कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि असॉल्ट राइफल का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कारखाना ग्वालियर में है, आप ही के राज्य में। और अब ब्रह्मोस मिसाइल हम बना रहे हैं। पहली बार भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आया है। फिलीपींस पहला देश बना है जिसने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर लिया है। यह हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि अब हम उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। और डिफेंस कॉरिडोर 2 राज्यों में बना है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अब ये समझिए कि इस ब्रह्मोस मिसाइल के हिस्से इन दोनों जगहों पे बनेंगे। और मुझे तो कभी कभी लगता है, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, एक दौर था यूपी में कट्टे बना करते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल बन के एक्सपोर्ट होगी। उसके बाद भी किसी को नज़र आए कि वक्त और हालात बदले नहीं हैं, तो मेरे विचार से नज़ारे का नहीं, नज़र का दोष है।
अब आप देखिए, इसके बाद आप याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। लोग सोच रहे थे पता नहीं अब कौन सा नोट बंद होने वाला है। पर आप में से बहुतों को ध्यान है कि वो संदेश क्या दिया था। उन्होंने ये बताया था कि लो ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भारत ने प्राप्त कर ली है अंतरिक्ष में, और यह कैपेसिटी प्राप्त करने वाला भारत सिर्फ चौथा देश है। न्यूक्लियर सबमरीन हमने इस समय में बनाई, वह कैपेबिलिटी हमने प्राप्त की, यानी देश की सुरक्षा को पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सुदृढ़ करना, यानी सेना को पूर्ण अधिकार कि जो करना हो करो। हमने बालाकोट भी करके दिखाया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाई, और उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर होंगे। आप में से बहुतों को शायद पता हो 400 ऐसे डिफेंस के उपकरण हैं जिनका की इंपोर्ट सरकार ने बैन कर दिया है कि अब ये भारत में ही बनाने पड़ेंगे, और इससे हजारों करोड़ रुपए का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचता है। तो इसलिए आप ये समझिए कि एक गरीब को शक्तिशाली बनाने से लेकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने तक की एक पूरी प्रक्रिया है। और ये ऐसे ही नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि 25 वर्ष पूरे होंगे तो हम कहाँ पे पहुँचे होंगे। एक OECD कंट्रीज़ का आप में से नाम सुना हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें शायद अब पहले 40 थे, अब 50 के आसपास कंट्री हैं। उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2048 तक परचेज पावर कैपेसिटी, जो पेइंग पावर कैपेसिटी होती अपने डोमेस्टिक मार्केट में, उसके हिसाब से भारत अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। पेइंग पावर के पैरिटी ये होती है कि जैसे अब ये बोतल है, ये आपको 10 रुपए की मिलती है। अब वो डॉलर के हिसाब से तो कितने की हुई, 12 सेंट की हुई ना। अमेरिका में 12 सेंट की नहीं मिलती है, वहाँ $1 की मिलती है। तो यहाँ ये बोतल 80 रुपए की नहीं मिलती है। तो उसे कहते हैं पेइंग पावर पैरिटी। तो मतलब हर चीज को आप डॉलर से कन्वर्ट करके नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि उस देश में क्या मिलता है। जैसे यहां किसी कोई 80 रुपए में ठीक ठाक नाश्ता करके आ सकता है, पर अमेरिका में $1 में कोई ठीक ठाक नाश्ता नहीं कर सकता। वहां $4 से $5 चाहिए नाश्ता करने के लिए। तो पेइंग पावर पैरिटी में तो हम आगे हो जाएंगे। अरे ये तो OECD का अनुमान है, आप चिंता मत करिए। अगर इसी दिशा में हम सही रूप में चलते रहे और देश की जनता इसी प्रकार से साथ में रही, तो समझिए कि हम सोने की चिड़िया भी बनेंगे और जगत गुरु भी बनेंगे। मगर उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों की कृपा। लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं। तो जब तक कमल खिला रहेगा तो ये OECD के सारे अनुमानों को फेल करते हुए हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हर दृष्टि से हो जाएंगे, सिर्फ पेइंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं होंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम आगे, और हम देखिए सबसे पहले आके डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कहां तक अगले 25 साल में जा सकती है हमने कल्पना नहीं की है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आज से 25 साल पहले चले जाइए, 1996 में, 26 साल पहले। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, पहली बार ऐसा हुआ कि कंप्यूटर ने शतरंज की बाजी खेली गैरी कास्पारोव के साथ। IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू 1996 में। वो एक शुरुआत थी डिजिटल एरा की, कि मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फर्स्ट इनिशियल स्टेज थी। तब किसी ने नहीं कल्पना की होगी कि 26 साल के अंदर ऐसी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम सबके हाथ में मोबाइल होंगे। मुझे याद है मैं पहली बार अमेरिका गया सन 2000 में, तब हमारी उम्र बहुत कम थी। तो उस समय ये जो नेविगेशन सिस्टम है ना, जो अब गूगल मैप हर फोन पे है, नेविगेशन सिस्टम जिन गाड़ियों में लगा होता, पता उसकी कॉस्ट क्या थी? $4,500, और डॉलर 50-55 रुपए का था, यानी 2.5 लाख रुपए का वो नेविगेशन सिस्टम होता था। और जिन गाड़ियों में लगा होता था बहुत बड़े बड़े लोग ही लगवा पाते थे। तब हम लोग बड़ा आश्चर्य लगता था, तो बताता हुआ चलता है, लेफ्ट जाइए, बाएं जाइए, दाएं जाइए। अब फ्री में सभी के हाथ में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कितनी दूर तक अगले 25 साल में जा सकता है, पूरा एक विजन होना चाहिए। इसलिए डिजिटल इंडिया हो, या इंटरनेट के कनेक्शंस में बढ़ोतरी हो, या ब्रॉडबैंड के कनेक्शन जो 6 करोड़ थे अब 80 करोड़ हो गए, ये सब इसलिए जरूरी था। या डिजिटल पेमेंट में हम सबसे आगे आते जा रहे हैं कि अगले 25 साल में हम टेक्नोलॉजी में कहां तक पहुंचेंगे, इस बारे में हमें समझने की जरूरत है। जैसा कि अभी जैन साहब कह रहे थे, तो ये भी याद दिलाते हैं 2014 से पहले स्टार्टअप सिर्फ 500 के आसपास थे, अब 70,000 के आसपास है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हम अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न बनाने वाली कंपनियों में से, देशों में से एक हो गए हैं। यानी इतनी फास्ट गति से हमारी ग्रोथ हो रही है। और आप यह भी समझिए
कि इस परिवर्तन के इस दौर में जब हम इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार मुझे याद है कि एक टीवी डिबेट हो रही थी, तो उसमें यह हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोक दी। तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार महोदया बैठी थी, उन्होंने कहा जी आपको मदद की ज़रूरत होगी, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा जी हम अमेरिका से क्या लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अमेरिका को क्या देते हैं। तो जैसा कि अभी वो बता रहे थे, गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है, इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है, सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है, इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के चीफ हमारे हैं। मैंने कहा आपके यहाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ होता है। मैंने कहा इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहाँ पहुँचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। और इतना ही नहीं, हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते हैं। जैसा कि अभी मोहित जी कह रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेस का व्यक्ति हूं, तो समाज, राजनीति, आध्यात्म, इस विषय पर तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो बताता हूं कि बिजनेस और आध्यात्म का भी हमारे यहाँ कैसा कनेक्शन है। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते होंगे पता होगा कि एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, पूरी तरीके से हताश हो गए हो, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है, वहां जाके तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं आया, वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारंभ की। तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं, तभी हमने कहा कि हम सोने की चिड़िया के साथ साथ जगत गुरु भी बनेंगे, यही हमारा भवितव्य है। परंतु इस अमृत काल से पहले हमें यह भी समझना होगा कि अमृत तो बाद में आता है, सागर मंथन में विष पहले आता है। बहुत सारा विष हमारे दिमागों में भरा हुआ है। जो अभी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण कहे, तो पहला प्रण क्या था? कि हमें विकसित राष्ट्र बनना। अब छोटी मोटी बात नहीं सोचनी, जिसके विषय मैंने बताया। दूसरा प्रण क्या था? गुलामी की हर चीज को छोड़ना है। और यह बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही। नॉर्मली सरकारें आती हैं, वो कहती हैं हमने इतने नए नियम और बना दिए। हमारी सरकार ने पिछले 8 साल में 1500 से लेकर 1800 पुराने नियम समाप्त कर दिए, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। और कैसे कैसे नियम? एक बार अमित शाह जी ने मुझे बताया कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, तो 1965 के युद्ध के समय क्या होता था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से गुब्बारों के द्वारा कुछ पैम्फलेट्स भारतीय क्षेत्र में छोड़ देता था। उनका कहना था 2001 तक उसकी रिपोर्ट बन के आती थी कि इस हफ्ते कोई गुब्बारा या उसके द्वारा कोई पैम्फलेट भारत के क्षेत्र में नहीं लाया गया, और उसके लिए भी ड्यूटी लगी रहती थी। ये उदाहरण है कि कितने रिडंडेंट यानी कालबाह्य नियम भी थे, उन सबको समाप्त किया। उसके बाद आगे बढ़े तो जो पुरानी चीजें हैं रिडंडेंट हो गई हैं, उनको समाप्त करने की भी जरूरत थी। पर हमारे मन में विष कैसे भरा रहता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं आप ही के क्षेत्र से। यहां अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है। आपने अहिल्याबाई जी का नाम किसके नाम पे पढ़ा? अहिल्या जी के नाम पे पढ़ा। हम सब ने वो कहानी सुनी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, इंद्र ने आकर संपर्क स्थापित कर लिया, इसलिए वो पत्थर बन गई। फिर भगवान राम के द्वारा उनकी मुक्ति हुई। कितना गलत है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, यही दिमाग में भरा हुआ है ना। पर आप में से किसी ने कभी ध्यान दिया कि अहिल्या शब्द और गौतम शब्द और राम शब्द का अर्थ क्या है? अहिल्या का अर्थ होता है जिसे हिलाया ना जा सके। देखिए, ये सब हमारे अंदर की चेतना के द्वंद्व का प्रकटीकरण है। क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं तो केवल एक सामान्य, उसी लिए लीला क्यों कहते हैं, वो एक एक जून के जीवन की घटना हमारे अंदर की चेतना का एक प्रकटीकरण है। मन की वह अवस्था जिसे विचलित नहीं किया जा सके, जिसे जरा भी हिलाया ना जा सके, वह है अहिल्या। जब मन उस अवस्था में पहुंचता है। अहिल्या किसकी पत्नी है? गौतम ऋषि की। तम शब्द का अर्थ क्या है? अंधकार। गौ का अर्थ होता है जाना।
जब आप अंधकार के परे चले जाते हैं और ज्ञान के प्रकाश का साक्षात्कार करते हैं, तब चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जिसे विचलित नहीं किया जा सकता। यह गौतम और अहिल्या के पति पत्नी होने का अर्थ है। और इसमें एक और बात है, आपको नहीं पता होगा, यह अंग्रेजी का जो गो शब्द है ना, जिसका मतलब है जाना, वो संस्कृत के गो से निकला है। यही गो शब्द का अर्थ है जाना। गौतम का यही अर्थ है, तम के परे जाना। 10 बार आया है रामचरितमानस में, गो गोचर लग जा मन जाई तो जानो माया भरमाई। मगर हमारे दिमाग में भरा है कि गो अंग्रेजी का शब्द है। हमारे यहाँ गोचर, ग्रहों की गति को गोचर कहते हैं ना। आज का गोचर, ज्योतिषी से पूछे, कहता आज का गोचर, ये सब गो शब्द जाने से बना है। अब इंद्र कौन है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? बहुत बार हम लोगों ने सुना, खूब हमारे यहाँ कहानियों में है कि जैसे ही कोई एक ऋषि तपस्या करने लगा तो इंद्र ने जो है अपना अप्सराएं भेजकर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि इंद्र का आसन डोलने लगा। इसका क्या अर्थ है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? आपने ईंधन वर्ड सुना है? फ्यूल के लिए यूज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ईंधन शब्द इंद्रन शब्द का अपभ्रंश है। इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला है। हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो सोर्स एनर्जी है, दैट इज इंद्र। और जब कोई तपस्या करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इंद्र का आसन डोलता है, यानी इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है। तो बाय लॉ ऑफ इनर्शिया इंद्रियां सबसे ज्यादा तेजी से उसके ऊपर इनर्शिया बैक फोर्स मारती हैं। और वो सबसे ज्यादा किस पे मारेंगी? मानसिक रूप से मानेंगे, क्यों? मन सबसे प्रबल इंद्रिय है। इसीलिए कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि अप्सराओं के नाम क्या? मेनका, जहां पर मन एकाग्र हो, उर्वशी, हृदय को वश में करने वाली। ये सब प्रवृत्तियां हैं जो जाकर हमारे मन पर अटैक करती हैं। तो जैसे ही इंद्रियों की शक्ति, जब आप अंधकार के परे चले गए और उसे विचलित नहीं किया जा सकता था, यदि इंद्रियों की शक्ति के प्रभाव में आ गए तो क्या हुआ? पत्थर का क्या हुआ? चेतना शक्ति का लोप हो गया। आप पदार्थ यानी सांसारिक शक्ति के रूप में रह गए। जो आध्यात्मिक चेतना थी वो चली गई। अब आध्यात्मिक चेतना दोबारा कब मिलेगी? राम शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? हिंदी या संस्कृत में शब्द है, रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रमना। रमनते इतराम, रमणीक स्थान, रमता जोगी। यानी किसी भी चीज जिस चीज में सेटल्ड होती है उसको रमना कहते हैं। इसीलिए राम शब्द का तात्विक अर्थ है रमनते इतरामा, अर्थात वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटल्ड है। फिर यानी वही डिवाइन एलिमेंट विच बिहोल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, फिर जब उसके साथ दोबारा संपर्क होगा, दैट कॉन्शियस एनर्जी विल रिवाइव और वर्ल्ड एनर्जी विल डिसअपियर। मगर हमारे दिमाग को क्यों, अब ये क्यों, किन्हों ने पढ़ाया गया जानते हैं क्यों? 1854 में कॉल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा था शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में कि हिंदू जाति चाहे जितनी भी समृद्ध हो, पर वो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान और हाथी गणेश को पूजने वाले इसी लायक थे कि उनके ऊपर हुकूमत की जाए, क्योंकि वो मूर्ख थे। मान्यवर, हम मूर्ख नहीं थे, इतना समझने लायक बुद्धि आपके पास नहीं थी, क्योंकि आपने ना कभी भारत में आए, ना आपने भारतीय संस्कृति पढ़ी, ना आपने संस्कृत पढ़ा, और आपने कुछ नहीं पढ़ा, और उसके बावजूद बैठे बैठे व्याख्या दे दी। और मैं पुनः यह बात चुनौती से कहता हूं, किसी मार्क्सवादी ने वैदिक संस्कृत पढ़ी ही नहीं। जैसे कोई आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर बीटेक करे नहीं और इंजीनियरिंग पे भाषण देने लगे, उसी प्रकार कोई मार्क्सवादी बताए उसने किस वैदिक गुरुकुल में जाकर वैदिक संस्कृत पढ़ी है और फिर वेदों पे कमेंट्री की है, अंग्रेजी में पढ़ के वेदों पे कमेंट्री की है। ऐसे महान महान लोग हैं। और वो मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, तो दोनों पक्षों से कहा गया कि आप अपने अपने इतिहासकार ला सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो इतिहासकार थे उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे। उधर से ऑब्वियस कौन थे? सूरज भान थे, आर.एस. शर्मा थे, रोमिला थापर थी, यही सब लोग जिनको डी.एन. झा वगैरह, ये लोग स्वयं नहीं अपीयर होते थे, अपने प्रतिनिधियों के थ्रू होते थे। अब भाई देखिए, कोर्ट में तो राजनीति नहीं चलेगी। कोर्ट ने पूछा कि आप राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर आए हैं, तो आप पहले ये बताइए कि आपका हिस्ट्री में विषय क्या है, एंशिएंट इंडिया विषय है क्या? तो उसमें से ज़्यादातर लोन लिख के दीजिए एंशिएंट इंडिया हमारा विषय नहीं है। अब वहाँ खुदाई का विषय था, तो आपको पता होगा हिस्ट्री में 2 ब्रांच होती ना, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। तो आर्कियोलॉजी खुदाई से डील करती है। उनसे पूछा गया आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं? नहीं जी, हम उसके एक्सपर्ट भी नहीं, हमें आर्कियोलॉजी नहीं आती, यानी खुदाई वाला विषय हमें नहीं पता। चलिए, तो कल्चर का पता होगा। अब कल्चर तो किसी लैंग्वेज में लिखा रहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स 2 ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और मजे की बात है, सबने ये लिख के दिया है कि फारसी नहीं, उन्हें संस्कृत भी नहीं आती है। यानी ना खुदाई जानते थे, ना लिखाई जानते थे, और दावा ये सारी खुदाई जानते थे। वो आके हमको समझाते थे।
जबकि हमारी तरफ से लोग ऐसे थे जो संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो जितने बड़े संस्कृत के विद्वान थे उतने बड़े फारसी के विद्वान थे। इसलिए जब बाबरी मस्जिद वाले कोई डॉक्यूमेंट देते थे फारसी का और उसका ट्रांसलेशन करके देते थे, तो डॉक्टर हर्षनारायण को दिया जाता था टू वेट दैट ट्रांसलेशन, कि भाई जो ये ट्रांसलेशन है ये यही है या इसमें कोई एक आध नुक्ते का हेर फेर है। इससे आप समझिए कि किस प्रकार की चीजें हमारे दिमागों में भरी गई और हमारा दिमाग किस तरीके से उन सारी चीज़ों से इफेक्ट हो गया, और किन लोगों ने भरी जिनको उसका कुछ भी ABCD नहीं आती थी। वैसे ऑन द लाइटर नोट में कहूँ, जब ये देवी अहिल्या जी वाला उल्लेख आता है तो तुलसीदास जी का जो पूरा साहित्य है ना, वो पूरा एक गंभीर राम भक्त साहित्य माना जाता है। पर एक ही आध जगह तुलसीदास जी ने हास्य रस का भी उल्लेख किया है। कवितावली में वो लिखते हैं कि जब भगवान राम चित्रकूट पहुँचते हैं तो वहाँ के जब साधु सन्यासियों को पता चलता है कि भगवान राम आए हैं, तो वो बेचारे वर्षों बरस से व्रत कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उनको लगा कि इनके पैर के स्पर्श होने से कोई पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है। तो सब एक एक शिला लेके आ गए कि शायद ये एक सुंदर स्त्री बन जाए तो मेरा भी जीवन जो कष्ट का है कोई मुझे भी अच्छे ढंग से हमारा सहयोग करने के लिए मिल जाए। तो उसको उन्होंने लिखा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनिवृंद पखारे, होए हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और कीन भली रघुनायक जीव करुणा करी कानन को पगधारे। तो मतलब उन्होंने हास्य का भी प्रयोग किया। ये तो एक चीज हुई। अब दूसरी बात आई है, जिस जमाने में देवी अहिल्याबाई होलकर यहां पे रूल कर रही थी, 18th सेंचुरी, आपको पता है उस समय यूरोप में क्या था? 1542 से वहां पर विचक्राफ्ट एक्ट था। विचक्राफ्ट एक्ट का मतलब होता किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता था। और वो समय जब भारत में चाहे रानी अहिल्याबाई हो, रानी दुर्गावती हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, वो मध्यकाल का दौर, चाहे छोटे मोटे राज्यों की रानी अबक्का हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, वो यहां शासन कर रही थी। और वो लोग, और कौन, कोई भी चर्च घोषित कर देता था कि ये चुड़ैल है और उसको जला दिया जाता था। ये बाई पार्लियामेंट ये एक्ट था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है। और आपको पता है वो एक्ट कब तक रहा है? 1951, 1951 में वो एक्ट रिपील किया गया है। और वो लोग हमको ज्ञान देते थे कि महिला समानता आपके यहां नहीं है, महिला समानता तुम्हारे यहां थी। आपको पता है अंग्रेजी का ये शब्द विच हंट आप सबने सुना होगा। ये विच हंट शब्द उसी विचक्राफ्ट एक्ट से निकला है कि किसी भी औरत को विच घोषित करके फिर उसको पकड़ना और पकड़ के मौत के घाट उतार देना। हकीकत यह है कि विच हंट करने वालों ने हमारे खिलाफ विच हंट किया है कि हमें कहां कहां पे नीचा दिखाया जा सकता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे यहां स्थिति ये थी, ये तो हुई रूल करने की बात। वैदिक काल में 20-22 ऐसी विदुषी महिलाएं हैं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने बाकायदा वेदों पर व्याख्यान किया है, शास्त्रार्थ किया है। याज्ञवल्क्य का गार्गी के साथ शास्त्रार्थ, संध्या का ऋषि मेधातिथि के साथ शास्त्रार्थ। हम चुनौती के साथ कहते हैं दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति बताइए जो धर्म ग्रंथ के ऊपर पहले तो डिस्कशन का पावर देती हो और डिस्कशन का पावर महिला को देती हो। फिर उन्होंने हमको समझाया कि साहब आप जो थे वो समानता नहीं देते थे। और उससे भी बड़ा, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सबसे प्रख्यात शास्त्रार्थ कौन है? आचार्य शंकर और मंडन मिश्र का। और उसमें न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। अब बताइए दुनिया में कहीं ऐसा है कि धर्म के ऊपर, धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन का स्कोप हो और उसकी डिस्कशन के स्कोप में पार्टिसिपेट करने का ही नहीं, ज्यूरी बनने का, चीफ ज्यूरी बनने का अधिकार किसी स्त्री को होता हो? यह सिर्फ हमारे यहां था। इसलिए उसके बाद हमें यह समझाया गया कि साहब नहीं, आप जो थे वो समानता के पक्षधर नहीं थे, हम समानता के पक्षधर थे। जबकि हमारे यहां तो महानता यह है कि विश्व की किसी भी सभ्यता या संस्कृति की कल्पना की पराकाष्ठा क्या होती है? वो होती है उस संस्कृति के द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना। और मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं, विश्व की सभी संस्कृतियों में ईश्वर सिर्फ पुरुष है। स्त्री तत्व का कोई स्थान ईश्वर में नहीं है। सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है भगवान शंकर में। और वो किस प्रकार का स्वरूप है
जिसको कालिदास ने अपने कुमार संभवम के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संप्रक्त रघुवंश में, वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर में शंकर पार्वती के रूप में वह अर्धनारीश्वर स्वरूप उस प्रकार मिलकर संसार की रचना करता है जैसे वाक और अर्थ, जैसे कविता में शब्द और अर्थ। अकेले अर्थ का कोई औचित्य नहीं जब तक शब्द में व्यक्त ना हो, और शब्द का कोई मीनिंग नहीं जब तक उसका कोई अर्थ ना हो। तो आप ये समझिए कि इस प्रकार का जहां पर इवन अगर आप में से जो लोग हिंदी साहित्य पढ़े होंगे तो निराला की वो प्रसिद्ध कविता आपको याद होगी ना, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गत सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तो आप ये सोचिए, जहां पर इतना सुंदर सामंजस्य, जहां पर कोई स्थान ही नहीं, वो आके हमको ये समझाते हैं कि साहब आप जो थे वो समानता के पक्षधर नहीं थे। अब दूसरी चीज हमें क्या समझाया जाता है, जो विष हमें अपने दिमागों से निकालना है, कि हम ज्ञान के नहीं थे, हम वैज्ञानिक नहीं थे, हम अवैज्ञानिक थे, हम इलॉजिकल थे। और जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आप ये देखिए, जितने बड़े बड़े विज्ञान की खोज हुई, अब उदाहरण के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये अगस्त का महीना एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है। मैं सिर्फ आपको दो उदाहरण दूंगा। एक, एटम बम का पहली बार प्रयोग 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हुआ था। हु वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द एटम बम? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और जब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में बिकनी हिल पे पहला एटम बम का सक्सेसफुल प्रयोग हुआ था, उसको देखने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला शब्द बोला था कि मुझे भगवत गीता का वह श्लोक याद आ रहा है जिसमें भगवान ने कहा है, यदि सृजन मैं हूं तो विनाश भी मैं ही हूं। वह वेद और गीता को पढ़ता था। कौन? फादर ऑफ द एटॉमिक। और आजकल फिल्म चली हुई ना रॉकेटरी, आप में से बहुतों ने देखी होगी। सबसे कठिन विषय विज्ञान का किसको माना जाता है? रॉकेट साइंस। अब आपने कभी सुना है कि फादर ऑफ द रॉकेट साइंस किसको कहा जाता है? एक जर्मन वैज्ञानिक था, वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट इंजन बनाया, उसको कहा जाता फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। और वर्नर वॉन ब्रॉन का जो गुरु था वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्मन ओबर्थ। और हर्मन ओबर्थ ने यह कहा है कि वो ज्ञान के लिए वेद और उपनिषद को पढ़ता था। यह बात जानते हैं कहां लिखी है? एक यूरोपियन साइंटिस्ट है, इरिक वॉन डाइकन, जिसने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखी है। यानी रॉकेट साइंस, जिसको सबसे कठिन साइंस माना जाता था, उसके फादर यानी फादर ऑफ रॉकेट साइंस का गुरु कहता है कि हम ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ते थे। और यह कहने वाला एक यूरोपियन साइंटिस्ट है, इसमें कोई इंडियन नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। आप समझिए, ज्ञान का इतना बड़ा स्रोत जहां पर हो, और वहां पे हमको यह समझाया जाता है कि साहब अब ये बताइए, धरती गोल है। ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं। हमारे यहां ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको बताया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा हमारे दिमागों में विष भरा है, हमें कभी यह बात समझ में नहीं आती है कि विष किस किस करीने से भरा गया है। अब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों से भरा गया है, अरे वो हमें लेखों से, कहानियों से, फिल्मों से, सबसे हमारे दिमाग में भरा गया है। और वो इस ढंग से भरा गया है कि हमें तो पता भी नहीं लगता है कि ये कब हमारे दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया गया। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, 1970 के बाद की एक फिल्म बताइए जिसमें भगवा वस्त्रधारी पॉजिटिव रोल में हो। बाकी तो छोड़िए, कंठी माला पहने हुए, धोती कुर्ता पहने हुए, तिलक लगाए हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में हो। चुनौती से पूछता हूं, टिपिकल अटायर ऑफ ए विलेन। और छोड़िए, पूर्ण भारतीय वेशभूषा की महिला, यानी जो सिंदूर भी लगाए हो, बिंदी भी लगाए हो, मंगलसूत्र पहने हो, साड़ी पहने हो, वो एक दुष्ट सास या भाभी होगी। देख लीजिएगा, सब टीवी सीरियल से लेके और फिल्मों तक। और जो अंग्रेजी बोलने वाली कोई भी,
या जिसके पूरे उसमें आचरण में और वेशभूषा में कोई भारतीय चित्र नहीं दिख रहा होगा, वो सबसे बेहतर होगी। कभी आपने सोचा? इतना ही नहीं, बताइए, ज्यादातर फिल्मों में प्रोफेसर बेवकूफ ही होगा, सनकी होगा, वो वीरू सहस्त्रबुद्ध ही होगा। बताइए साइंटिस्टों को, सिर्फ आप ये मंगलयान और रॉकेटरी जैसी फिल्में छोड़ दीजिए जो साइंटिस्टों पे बेस्ड थी, हमेशा साइंटिस्ट सनकी दिखाया जाएगा। हमेशा फौजी जो डिसिप्लिन होगा, उस डिसिप्लिन फौजी का मजाकिया दिखाया जाएगा। 80% फिल्मों में सरदारों का मजाक उड़ाया जाएगा। कभी आपने एक कलेक्टिव सोचा है कि कितने करीने से हमारे दिमागों में, और धर्माचार्य तो धूर्त तो होगा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप ये सोचिए कि किस ढंग से हमारे दिमागों में चीज भरी जाती है, और वो सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, वो लैंग्वेज तक हमारे दिमाग में ऐसी भरी जाती है कि हम वो भूल जाते हैं पिछले 3 पीढ़ियों से सुनते सुनते इबादत, मोहब्बत, इश्क, ये सब शब्द जो हमारे परदादाओं ने कभी नहीं सुने थे, वो सब हमारे दिमाग में ऐसे बस गए कि अगर हम शुद्ध हिंदी के कोई शब्द प्रयोग करने लगे तो लोग उसके ऊपर कहने लगते हैं, अरे भाई ये आप क्या करने लगे, सरल हिंदी बोलिए। सरल हिंदी का मतलब क्या? जिसमें अंग्रेजी और फारसी के शब्द मिले हुए हों, वो सरल हिंदी है। और सरल हिंदी और शुद्ध हिंदी से अंतर क्या पड़ता, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं परसों, अभी आपने बताया ना, आज तक ने सर्वे किया था, तो उसमें भारत और काल और अमृत शब्द 3 बार आया था, वो सबसे ज़्यादा 3 शब्द जो आए थे। उसी समय बाई चांस वो दिखाने लगे कि कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो पहले हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, तो क्या कह रहे थे, पुष्प वृष्टि करो। अब अगर आपने संस्कृत में हिंदी पढ़ी तो समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, पुष्प वृष्टि। फिर वो कह रहा है अपूर्व दृष्टि, ये अपूर्व दृष्टि दिखाई पड़ रही है। तो जब आप संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़ते हैं तो भारतीय भाषाओं के साथ ज़्यादा जुड़ते चले जाते हैं, ना कि डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। मैं दिल्ली में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने एक शब्द वितंडावाद प्रयोग किया, और आपको आश्चर्य होगा कि जितने अंग्रेजी के पत्रकार थे दिल्ली के, उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद। और ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पत्रकारों ने कहा कि तेलुगु और तमिल दोनों में वितंडवाद शब्द है, और उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। अब बताइए, शुद्ध हिंदी बोलने से आप भारतीय भाषाओं के नजदीक जाते हैं कि दूर जाते हैं? आप मुंबई जाते हैं तो क्या लिखा रहता है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, और हिंदी में हवाई अड्डा। हवाई अड्डा बेहतर हिंदी, विमानतल। आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो विमानतल में कोई समस्या नहीं आएगी। हम कहते हैं अस्पताल, वहां लिखा रहता है रुग्णालय। रुग्ण का मतलब रोगी होता है। आप अगर संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़े होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ये मैं आपको एक उदाहरण भी बताता हूँ। जब सुषमा स्वराज जी थी तो एक बार हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी कन्नड़ कैसे अडॉप्ट कर लिया, आप कन्नड़ में भाषण कैसे देने लगी थी? तो इससे पहले कि वो बोलती, उनके पति ने कहा कि इनका संस्कृत का बेस बहुत स्ट्रांग था, तो सबसे पहले कन्नड़ में बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के हैं उन शब्दों को पिकअप किया और उनको केंद्रित करके भाषण का निर्माण किया, और उसके बाद भाषण लिखा देवनागरी लिपि में, और उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट करके बोलना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि ये भाषा किस ढंग से जोड़ती है, और भाषा किस ढंग से आपके दिमाग को पल्यूट भी करती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, आज एक और भी खतरा चल रहा है। आज आपने देखना शुरू नहीं किया कि हर टीवी एड में भी ये छोटे छोटे बच्चे, 7 या 8-9 साल का बच्चा अपने माँ बाप को ज्ञान देता है। ये क्यों है? आपको लगता है ये ऐसे ही हल्के में है? नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि परिवार को तोड़ना है। तो 10-15 साल के बाद वही तो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें ही सब कुछ पता था, हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था। जैसे मैं ये एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूँ, ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली है। अभी हरनाज संधू को मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में ढेर सारी भारतीय लड़कियों को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मिला, उसके बाद गायब हो गया। यानी सुंदर लड़कियां ना 1994 से पहले पैदा होती थी, ना 2003 के बाद। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? नहीं जी, 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कहां से पैसा आएगा? क्योंकि ना हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है कि बेसिकली पैसा कहां से आएगा मार्केट में। तो उस समय ये आया कि जो भारतीय परिवार हैं उनकी जो एवरेज सेविंग है 19 से 20% है। यानी एक औसत भारतीय परिवार लगभग 20% अपनी आय का बचाता है। अब वो उसमें से अगर हम 10% निकाल के मार्केट में ले आए
तो मार्केट में इनिशियल फ्लो ऑफ मनी आ जाएगा। अब ये रिसर्च किया गया कि वो बचत के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित कौन करता है, तो उसमें कहा गया कि घर की महिला सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है कि पैसा बचा के रखो। अब कहा गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो महिलाएं हैं, यानी लड़कियां जो आज हैं, उनको किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन और मार्केट के अंदर जो खर्चा होना है उसकी तरफ हमें प्रेरित करना है। उस तरफ घुमाने के लिए ये सब कुछ हुआ और अचानक बंद हो गया। और विष कैसे आपके दिमाग में फैलता, मैं एक छोटी सी बात बताए दे रहा हूं। जैसे हम सब कहते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसका हिंदी क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ये हिंदी का कोई भी शब्द नहीं है। जंग हिंदी का शब्द है ना, इश्क हिंदी का शब्द है ना, जायज हिंदी का शब्द, सब फारसी के शब्द है। कभी आपने हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत सुनी है कि युद्ध और प्रेम में सर्वथा सब कुछ उचित अनुचित है? ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि भाषा आपके दिमाग में एक संस्कृति भी लाती है। हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। इसलिए जिन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वहां आतंकवाद भी जायज है और फिर एसिड फेंकने वाले भी जायज है। इसलिए हमारे यहां ऐसा नहीं था। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा, हम अपने बच्चों को यह भी समझाएं कि जब वो बहुत सारे प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं, तो उसको समाप्त करते हैं। देखिए, हम सभी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहला श्लोक क्या बोलते हैं? वक्रतुंडी महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा। ये वक्रतुंडी ही क्यों है? किसी ने कभी ध्यान दिया कि सूर्ण जो है वो मुड़ी हुई क्यों होनी चाहिए, सीधी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका कारण यह है, और गणेश जी, यहां तो सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के हाथी का ही सर क्यों है? कारण यह है कि हाथी के सर में और उनके एक ही दांत क्यों है? चूहे की सवारी क्यों है? उसका कारण यह है कि गणेश जी का पूरा स्वरूप हमारे अंदर की कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया का स्वरूप है। इसीलिए सूर्ण जो है कुंडलनी का प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है, और दो दांत की बजाय एक दांत, और एक दांत भी टूटा हुआ है। वो इसलिए वक्रतुंडी इसलिए कि जो आपकी शक्ति है, जब आप कभी ध्यान लगाते होंगे तो हमेशा वो डाउनवर्ड टेंडेंसी की तरफ होती है। आपका मन हमेशा नीचे व्यर्थ की सांसारिक चीजों की तरफ भागता है। जब आप उसको नियंत्रित करके ऊपर की तरफ कर लेंगे, तब आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए गणेश जी की सूंड हमेशा वक्रतुंडी यानी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। और जब आप मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा चक्र पे आते हैं, चौथे चक्र के बाद की यात्रा अब द्वैत के साथ नहीं हो सकती। संसार और ईश्वर एक साथ नहीं चलते, एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक दांत और वो टूटा हुआ है, आगे की यात्रा अद्वैत से होगी। और अब जाके जरा चेक करिएगा, अद्वैत का अर्थ होता है अंग्रेजी में नॉन डुअलिटी। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं, उसका आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा? ओम इज इक्वल टू MC²। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहां पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली, मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी जगह मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है। तो ये सारा विष हमें अपने मन से निकालना है और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। और एक दो चीज और भी समझ लेनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हम सब ये मानते हैं कि स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के लिए बहुतों ने संघर्ष किया, पर बहुतों ने संघर्ष किया उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। जैसे एक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन, जो गांधी जी, तिलक, गोखले, नेहरू जी इनके नेतृत्व में चल रहा था, उसका महत्व है। तो एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था, जो युगांतर और अनुशीलन समिति बंगाल से शुरू होती है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वहाँ तक। और फिर एक सशस्त्र आंदोलन जो सैन्य अभियान था, जो रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शुरू होता है। सबका योगदान था
एक में एकाधिकार का वर्चस्व मेरे विचार से उचित नहीं है। एक दो फैक्ट आपको बताना चाहता हूं, शायद मैं बहुत से लोगों को आपको ध्यान ना हो। जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्होंने संभाला था। 2 सितंबर 1946 को क्यों? आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो भारत को आज़ादी देने का जो निर्णय लिया था अंग्रेज़ों ने, वो तो 30 जून 1948 डेट थी। फिर ये 11 महीने प्रीफोन कैसे हो गई, क्यों हो गई? उसको अगर समझना है तो आप ये समझिए कि उनका मैं नाम भूला हूं, उसमें ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे मिस्टर क्लाउड। उन्होंने 24 नवंबर 1945 को लेटर लिखा। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, 25 लाख की फौज थी भारत की, जिसमें ब्रिटिश सैनिक सिर्फ 40,000 थे। उन्होंने लिखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए के द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय सैनिकों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत लंबे समय तक अब हमारे लिए चंद ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा शासन करना मुश्किल नजर आता है। ठीक, यह है नवंबर 24, 1945। जनवरी 1946 कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव होता है कि अब एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, मगर टारगेट था 30 जून 1948। अब 12 फरवरी 1946 को मिस्टर क्लाउड एक और लेटर लिखते हैं वायसराय को। वो कहते हैं मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अनुसार तो भारतीय सैनिकों के अंदर अच्छा खासा असंतोष पनप रहा है, क्योंकि लाल किले में ट्रायल शुरू हो गया है जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पकड़े गए थे उनके विरुद्ध, और उसको लेकर बहुत असंतोष है, जनता भी उनके साथ है। इसलिए अब हम इस पर कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते, इस सेना पर। ये वो लिखते हैं 12 फरवरी 1946 को, और 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना की अपराइजिंग हो जाती है। और देखते देखते 2-3 दिनों के अंदर बॉम्बे से कलकत्ता और कराची तक 20,000 नौसैनिक सड़कों पे आ जाते हैं। 70 से अधिक वॉरशिप्स कब्जा कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश सैनिक, उस समय जो टेलीग्राम भेजा गया है उसमें यह तक बताया गया है कि जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों में, वो कराची और मुंबई जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच लें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो एक इवैक्यूएशन प्लान की तरह रहे, ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके। इस कदर भयभीत हो गए थे और ब्रिटिश कमांडर्स की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी से और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि आप उन नौ सैनिकों को आश्वासन दीजिए, और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी। उसके बाद तो ये तय हो गया कि अब जितनी जल्दी हो सके जान बचा के भागें। सबसे बड़ा कारण वो नौसेना की अपराइजिंग थी, इसीलिए 2 सितंबर 1946 को सरकार बना दी गई, और इसीलिए 30 जून 1948 तक रुकने की बजाय 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। और शायद आप में से बहुत से लोगों को यह पता हो कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चूज किया गया था। वो इसलिए चूज किया गया था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, एंड दैट्स वेयर फाइनली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद लिखा है। तो आप ये समझिए कि स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है, मगर जिसका योगदान सर्वाधिक है उसको पीछे कर दिया जाता है। हम में से कितनों ने जनरल नॉलेज में पढ़ा कि आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार थी 1943 में। जब हमारी सरकार आई तो 2018 में जब उसके 75 वर्ष पूरे हुए, तो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बाकायदा शान के साथ उनकी परेड निकाली गई। उससे पहले तो जो इतिहास पढ़ता था उसे पता था। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में सभी ने योगदान दिया है, बहुतों ने योगदान दिया। आप एक दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव में शस्त्रागार लूट लिया गया था, आर्मरी वॉज कैप्चर्ड। काकोरी लखनऊ के पास, वहां ब्रिटिश सरकार का खजाना कैप्चर कर लिया था, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद थे। दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया था, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया था, और वाइसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया था। कभी आप कल्पना करें जरा उस सरकार की कि वाइसराय पे बम, असेंबली में बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका बेचारों का कोई योगदान ही नहीं था, सारा योगदान एकमेव था। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था जिन लोगों के जो
काला पानी सह रहे थे उनका योगदान नहीं था, जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया उनका योगदान नहीं था, जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था और एक नहीं 3-3 4-4 किताबें लिखी, जिनके वॉइस राय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहाँ बताया गया है, हमें इस अमृत काल में यह भी समझने की जरूरत है कि किस किस प्रकार का विष हमें दूर करना है। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों का कोई योगदान नहीं है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कई अच्छे कार्य भी किए, IITs बनी, एम्स बना, राउरकेला बोकारो के स्टील प्लांट्स बने, भाखड़ा नंगल डैम बना, मगर कुछ ऐसे काम भी किए। चीन हमारा पड़ोसी नहीं था 47 में, तिब्बत हमारा पड़ोसी था, तिब्बत चीन का है कोई मानने को तैयार नहीं था, मगर बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाके आपने मनवा दिया और उसके बाद तिब्बत ही नहीं, वो तो एक्साई चीन तक आ गया। तो जो गलती है वह भी मानना होगा। आपको पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आजकल खैबर पख्तूनवा है, फाटा का इलाका, वहां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, वहां कांग्रेस जीती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान मिलना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान से, और उस समय यह स्टैंड लिया गया कि कोई लैंड रूट नहीं तो हम कैसे जुड़ जाएं, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2000 किलोमीटर दूर होकर एक देश हो सकते थे, हम वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारा हिस्सा नहीं हो सकता था। और जब हमने मना कर दिया तो खान अब्दुल गफ्फार खान का ये स्टेटमेंट है कि आपने हमको भेड़ियों के हाथों में छोड़ दिया है। पता है आपको, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, खान ऑफ कलात कभी नहीं मिलना चाहते थे। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ओमान 47 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कंट्रोल होता था। ओमान हमने कितना छोड़ा है, कितना गंवाया है, सब कुछ गंवाते चले गए। एक बात विचार करिए, हम 2022 में बैठे हैं, जरा 1918 या 19 का 105 साल पहले का भारत छोड़ देखिए, सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान बर्मा भी हमारे हिस्सा था, हमने बताया ना, ओमान तक उससे कंट्रोल होता था। तब तक ना तिब्बत चीन का हिस्सा था, ना शेंगेन चीन का हिस्सा था, सोवियत संघ का गठन नहीं हुआ था, तो हम सबसे बड़े देश थे। एन एंटायर चाइना वॉज बुद्धिस्ट, कंसीडरिंग हिंदू एंड बुद्धिज्म एज अ वन फैमिली रिलीजन, वी वर द बिगेस्ट रिलीजन ऑन अर्थ एंड वी वर द बिगेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। और आज जो हालात हुए, अगर मजबूत सरकार नहीं रही तो 2047 तक जो हालात हैं, कश्मीर वैली में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, केरल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और बंगाल के बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, नक्सल प्रभावी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा के इंटीरियर इलाकों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यानी खतरा यह है कि मजबूत सरकार ना हो तो आज़ादी के 100 साल बाद हो सकता है हम अपने उस ओरिजिनल इलाके के आधे रह जाएं। इन सब चुनौतियों को समझना है और उसके अनुसार हमें यह संघर्ष करना है कि स्वतंत्रता को हमें सार्थक करना है। उसके लिए हमें इन सारे जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं उससे चौकन्ना रहना है। और जो मैकाले का माइंडसेट 19वीं सदी का और मार्क्सवाद का माइंडसेट 20वीं सदी का, दोनों से अपने मन में जितने विष हैं उस मनोरोग से मुक्ति पानी है। और जो अभी कहा गया था कि 21वीं सदी हमारी होगी, तो मैं बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी, अंग्रेज़ की। 1 जनवरी 1951 को पूरे देश में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के सूरज की पहली किरण इस देश की धरती पर गिरी तो इस देश में किसकी सरकार थी, अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की, अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। मतलब बहुत साफ है नियति का संकेत कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। तो 21वीं सदी हमारी है, हमारी उस विचार की है। इसलिए अब हम आगे बढ़ें और मन में ये पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि अगला वक्त हमारा ही आने वाला है। और ये सिर्फ देश के अंदर नहीं, बस एक पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं। देखिए दुनिया का आप पूरा देख लीजिए, एक दौर में 2500 साल पहले हम दुनिया के पावर सेंटर थे, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल एंड मिलिट्री पावर सेंटर। जब वो खत्म हुआ, भारत का डाउनफॉल हुआ, तो सेंटर कहाँ गया, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, ईरान की तरफ चला गया। फिर जब ईरान का डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, बगदाद का एम्पायर, फिर उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर,
टर्किश एम्पायर के बाद रोमन एम्पायर, पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसका इस्तांबुल कैपिटल थी जो आज टर्की की है, उसके बाद रोमन एम्पायर। रोम का डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का ज़माना, पुर्तगाल और स्पेन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस का ज़माना, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अमेरिका का ज़माना, अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। उसके बाद अब पिछले 100 साल में आ जाइए जापान का ज़माना, जापान के बाद आ जाइए पिछले 50 साल में टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। अब चीन का जलजला चल रहा है, तो अगला मुकाम क्या है? इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि अगला मुकाम हमारा आने वाला है, और हम यदि दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो वी आर नॉट देयर टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वी आर देयर टू मोटिवेट द वर्ल्ड। चीन दुनिया को दबाने के लिए आगे आ रहा है, हम दुनिया को प्रेरित करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इसीलिए हम वर्ल्ड की सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम जगत गुरु बनना चाहते हैं। क्योंकि पावरफुल व्यक्ति के बगल में खड़े होकर अक्सर आप संकोच, ठिठका, कहीं कहीं दबा हुआ महसूस कर सकते हैं, परंतु गुरु के बगल में खड़े होकर आप आनंदित, आह्लादित और उन्नत महसूस करते हैं, और जिसकी झलक योग दिवस के रूप में दिखाई पड़ने लगी है कि हम राष्ट्र से लेकर व्यक्ति तक को मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं। और फाइनली एक बात और कह दूं, ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? आज आप देखिए, चाइना ताइवान के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा है, तो रशिया यूक्रेन के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा है, तो पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स इस पर चल रही है, एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन। यानी या तो कंट्री को मिला लो, पिछले 100 सालों में हुआ ना, या फिर सब्जुगेट कर लो, उसको किसी ट्रीटी का हिस्सा बना लो, यानी इनडायरेक्टली अपना शासन कर लो, या डोमिनेट कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो ताकि वो सरकार वहीं रहे मगर वो आपका कंट्रोल रहे। परंतु हम इन तीनों में से किसी में विश्वास नहीं करते। क्यों? जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो क्या उसका एनेक्सेशन किया? नहीं। वहां कोई अपना डिप्टी या वाइसराय अपॉइंट किया, यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। वहां से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, यानी डोमिनेशन किया? नहीं। मूल्यों को स्थापित किया और सह अस्तित्व का विचार दिया। इसीलिए वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वी नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, एंड इफ समबडी कंसीडर हिंदुइज्म एज अ रिलीजन, वी नेवर वेंट फॉर कन्वर्जन, बिकॉज वी आर हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। और पूरी दुनिया में आग लगी हुई है इसी वजह से। इसलिए अगर 21वीं सदी में विश्व का उदय होना है तो वो सिर्फ हम ही दे सकते हैं, और हमारे अंदर ही वो क्षमता है। अटल जी की कविता की यह पंक्ति, उस विचार जिसे सांप्रदायिक कह के बहुत लांछित किया जाता है, वो सिर्फ हमारी उन्नति के लिए अमृतकाल जरूरी नहीं है। जब 2047 में हम उस पीक के ऊपर बैठे होंगे, उस समय हम दुनिया को क्या दे रहे होंगे। उनकी प्रख्यात कविता जो पुराने लोगों को याद होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उन्होंने कहा था कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और फाइनली एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से पूरी तरह निकालना पड़ेगा। ये जो हमसे कहा गया ना, हम वो देश थे जो आके सेटल होते गए तो लोग बसते चले गए। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। ये हम सराय नहीं थे कि आके सेटल होते गए, हम वो थे जहाँ ज्ञान का पहला उदय हुआ और पूरे विश्व को हमने संदेश दिया। इसलिए हमारा राष्ट्रवाद क्या है? हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो संपूर्ण संसार को शोक से विरत करके उसे सुख के मार्ग पर प्रेरित करने की सामर्थ्य हमारी है। इसके लिए आप प्रण करें, कमर कसें, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें।